चलिए अगले चैप्टर पर, बिकॉज अगला चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मेरा थोड़ा सा फेवरेट भी रहता है बिकॉज इस पर मैंने प्रैक्टिकली काम भी किया था। एंड दैट चैप्टर इज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। और ये चैप्टर बच्चों को सिर्फ एक ही वजह से परेशान करता है, अगर करता है तो, कि जी इस चैप्टर में जो सेक्शंस हैं उनकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो बच्चा देखकर उनको कहीं बस कंसाइज नहीं कर पाता, तो वो एक फियर फैक्टर बन जाता है। तो आई ट्राई कि वो फियर फैक्टर हमारा यहां पर दूर हो जाए। तो बच्चों पिछला इंस्पेक्शन का चैप्टर हमने फिनिश किया 229 पर। ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 230 से एंड जाएगा 240 तक। एक तो ये एक छोटा सा चैप्टर आता है जिसमें आपके 230 से 40 से लगभग 11 सेक्शंस रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो बच्चों सबसे पहला हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 230, विच इज डीलिंग विद पावर ऑफ अ कंपनी टू मेक कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब बच्चों इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब होता है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात, ये चैप्टर किस चीज से डील करता है? अगर आज कोई कंपनी अपने क्रेडिटर्स या मेंबर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करना चाह रही है, पॉसिबल है। कॉम्प्रोमाइज वर्ड बच्चों हम जनरली ऐसे केस में इस्तेमाल करते हैं जहां पर किसी ना किसी पार्टी को अपना कोई हित कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट छोड़ना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज जनरली होता है इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूटेड केस में हम जनरली कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नॉन डिस्प्यूटेड केस में आज हमें वैसी कोई अरेंजमेंट करना है वो हम कर सकते हैं। अब सर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का कोई एग्जांपल, तो बच्चों आपने अकाउंट्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया होगा, वो अगर आप करना चाहते हो तो वो इसी सेक्शन में हो सकता है। आज आप चाहते हो कि किसी भी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स के राइट्स वेरी कर दूं, इस सेक्शन में पॉसिबल है। सर वो तो 48 में करते थे, बच्चों यहां भी हो सकता है। आज आप चाहते हो मैं बायबैक करूं, तो सर बायबैक तो हम 68 में करते थे, यहां भी हो सकता है। आज हम चाहते हैं कैपिटल रिडक्शन करूं, सर कैपिटल रिडक्शन तो 66 में करते थे, यहां भी हो सकता है। आज मैं चाहता हूं, मैंने बहुत अलग अलग टाइप के शेयर इशू कर रखे हैं, उन सारे डिफरेंट क्लासेस को शेयर्स को कंसोलिडेट करके एक बना दूं, यहां हो सकता है। आज आप अपना ऑथराइज कैपिटल बदलना चाहते हो, चेंज यहां भी हो सकता है। सर वो तो 61 में होता था। तो जी जो जो काम आप कर रहे हो अपने मेंबर्स या क्रेडिटर्स के साथ, जहां पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट इन्वॉल्व है, वो आप इस सेक्शन में कर सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, दिस सेक्शन इज अ सिंगल विंडो क्लियरेंस। मतलब अगर आप इस सेक्शन में आ गए तो आपको इस एक्ट के किसी और दूसरे सेक्शन में अलग से कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं होती। तो ये जो बायबैक है, कैपिटल रिडक्शन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, जो भी ये टर्म्स आप सुनते होते हो कि क्रेडिटर ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अपना पैसा छोड़ दिया, वो सारे काम आप इस सेक्शन में कर सकते हो। दिस इज अ वेरी पावरफुल सेक्शन। तो यहां पर आप कर पाओगे। आपको कंपनी का मर्जर करना है, डीमर्जर करना है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना है, वो भी आपका इस सेक्शन में पॉसिबल है। तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। पर क्या ये करना इतना आसान होगा? ऑब्वियसली नहीं। यहां पर बच्चों अगर कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना चाहती है, उसके आते हैं 4 ब्रॉड स्टेप्स। तो पढ़ते हैं बच्चों सेक्शन 230, और वो कहते हैं जी यहां पर 4 स्टेप्स आएंगे। मैं पहले आपको ब्रॉड स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहला बच्चों स्टेप 1 आता है एप्लीकेशन का, कि अगर आज हम कंपनी में कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट करना चाहते हैं, हम खुद नहीं कर पाएंगे, हमें इसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एनसीएलटी के पास। मतलब हम कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की एक स्कीम बनाकर एनसीएलटी के पास जाएंगे और कहेंगे देखिए एनसीएलटी, हम ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाह रहे, कर ले। एनसीएलटी उस स्कीम को पढ़ने के बाद सोचेगा ठीक है जी, शायद कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट पॉसिबल है, पर मैं ऐसे सैंक्शन नहीं करूंगा, मुझे पहले कंपनी के मेंबर या क्रेडिटर का कंसेंट लेना होगा। तो एनसीएलटी स्टेज 2 में कंपनी को बोलेगा चलिए कंपनी आप अपने मेंबर या क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाइए, उनसे अप्रूवल लीजिए। और बच्चों उसके बाद मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स की मीटिंग आएगी, वो अपना अप्रूवल ग्रांट कर देंगे, फिर एनसीएलटी उस स्कीम का सैंक्शन करेगा, और फाइनली बच्चों स्टेप 4 में आप एनसीएलटी का ऑर्डर फाइल करते हो आरओसी के पास, आपका कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट हो जाएगा। सिंपल। तो एनसीएलटी के पास जाइए, एप्लीकेशन फाइल करिए, एनसीएलटी मीटिंग बुलाएगा, मीटिंग में मेंबर से अप्रूवल लेंगे, क्रेडिटर से अप्रूवल लेंगे, और एनसीएलटी स्कीम को सैंक्शन करेगा, एंड देन उसकी कॉपी हम आरओसी के पास फाइल कर देंगे। तो दीज आर द 4 बेसिक स्टेप्स फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला बच्चों स्टेप 1 कि जी एनसीएलटी के पास कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम लेकर कौन जा सकता है? तो लौने का कंपनी तुम चले जाओ, या कंपनी का कोई क्रेडिटर भी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इनिशिएट कर सकता है, या कंपनी का कोई मेंबर भी कर सकता है, या अगर कंपनी लिक्विडेशन में तो इवन लिक्विडेटर एनसीएलटी के पास जाकर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इनिशिएट कर सकता है। अब जी क्या सीधे मुंह उठाकर एनसीएलटी कहेंगे कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करा दे, उसकी कुछ जानकारी देंगे। तो लौने का जी आप कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के लिए साथ जब आप एप्लीकेशन लेकर के जाओगे, उसमें ये सारी जानकारी बताना, क्या क्या आप मटेरियल फैक्ट बताना कि जी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लेटेस्ट ऑडिटेड रिपोर्ट कौन सी है, कंपनी के उसका इन्वेस्टिगेशन तो पेंडिंग नहीं, आपके कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में अगर कोई कैपिटल रिडक्शन छुपा हुआ है तो वो बात आप स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बताते हो। और अगर आपके कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में कोई कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम है जहां पर कंपनी के क्रेडिटर्स को अपना कुछ पैसा छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसे केस में आपको कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 75% का कंसेंट भी पहले लेना पड़ता है कि जी अगर आप उसमें कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्शन की स्कीम छुपा कर लेकर जा रहे हो कि वहां पे क्रेडिटर का कुछ पैसा कम हो जाएगा,
तो उस केस में आपको 75% क्रेडिटर से भी अप्रूवल लेना है। आप एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करिए, फिर एनसीएलटी क्या ऑर्डर पास करेगा, चलो कंपनी अपने मेंबर और क्रेडिटर की आप मीटिंग बुलाइए। पर यहां पर एनसीएलटी को एक पावर क्या दी गई है कि अगर कंपनी के 90% क्रेडिटर्स बाय वैल्यू पहले ही अपनी कंसेंट दे दे तो एनसीएलटी क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाना डिस्पेंस विद कर सकता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आ जाता है, इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि अगर 90% क्रेडिटर्स बाय वैल्यू अपना अप्रूवल दे दे तो एनसीएलटी कह सकता है जी ठीक है, क्रेडिटर की मीटिंग रहने दीजिए, हम सिर्फ मेंबर की मीटिंग बुला लेंगे। सवाल उठता है जी क्या एनसीएलटी मेंबर्स की मीटिंग भी डिस्पेंस कर सकता है? तो लॉ में स्पेसिफिकली नहीं लिखा बच्चों, पर प्रैक्टिकली देखा जाता है कि अगर मेंबर्स का हम अप्रूवल लेकर चले जाए तो एनसीएलटी इवन मेंबर्स की मीटिंग भी कई बार डिस्पेंस विद कर देता है। पर प्रैक्टिकली लॉ में कुछ नहीं लिखा, लॉ में बात सिर्फ किसकी लिखी हुई है, क्रेडिटर्स की। तो आप जाइए एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लेकर, अब एनसीएलटी कहेगा चलो कंपनी अपने मेंबर या क्रेडिटर्स एज द केस में भी उनकी मीटिंग बुलाओ। और बच्चों ये जो मीटिंग आ रही है ना, ये मीटिंग ट्रिब्यूनल करवाता है, इस मीटिंग का पूरा सुपरविजन ट्रिब्यूनल देखता है, और ये मीटिंग होगी कैसे, प्रॉक्सी क्या होगा, कोरम क्या होगा, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रिब्यूनल ले डाउन कर सकता है। अब एनसीएलटी ने जैसे ही कहा कंपनी बुलाएगी मीटिंग, और मीटिंग बुलाने के लिए कंपनी बच्चों क्या भेजेगी, नोटिस। तो यहां पर मीटिंग का एक नोटिस भेजा जाएगा, और जो कंपनी यहां पर नोटिस भेजेगी उस नोटिस में कंपनी मेंबर को बताएगी कि मेंबर अगले 1 महीने में आप इन पर्सन प्रॉक्सी या पोस्टल बैलेट से वोट कास्ट कर सकते हो। और बच्चों इस नोटिस के साथ जाती है एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में हम क्या कहेंगे, कंपनी नोटिस में बस ये लिखकर मत छोड़ देना कि मेंबर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये तो बताओ कैसे कर रहे हो। तो वो सारी बातें आप यहां पर बताते हो, दैट इज व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, क्या कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट कंपनी ने ली है या नहीं, इस कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का कंपनी के क्रेडिटर्स, प्रोमोटर्स एंड की एमपीज, डिबेंचर होल्डर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इस कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में डायरेक्टर या डिबेंचर होल्डर्स का कुछ पर्सनल छुपा हुआ है या अदर प्रिस्क्राइब्ड मैटर। तो आप इस नोटिस में मेंबर और क्रेडिटर को ये सारी बातें बताते हो बच्चों, और ये नोटिस भेजा किस किस को जाएगा, एक तो ऑब्वियसली मेंबर एंड क्रेडिटर्स को, साथ में ये नोटिस कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड होगा, अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजा जाएगा, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कराया जाएगा, और अगर वो कंपनी किसी सेक्टोरल रेगुलेटर द्वारा गवर्नड है तो इवन आप उस सेक्टोरल रेगुलेटर को भी ये नोटिस भिजवाते हो और उनसे 30 दिन में उनकी रिप्रेजेंटेशन मंगवाते हो। यहां पर बच्चों जनरली इनकम टैक्स अथॉरिटी से भी रिकमेंडेशन मंगवाई जाती है, क्योंकि जब भी कंपनी का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहां पर टैक्स इंपैक्ट आता है, तो यहां पर हम इनकम टैक्स ऑफिसर से भी उनके कमेंट्स मंगवाते हैं। तो जी कंपनी ने फाइनली नोटिस भेजा, अब मेंबर्स की मीटिंग आएगी और क्रेडिटर्स की मीटिंग आएगी और वो अपना अप्रूवल ग्रांट करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी अप्रूवल आपको कितने मेंबर्स या क्रेडिटर्स का चाहिए। लॉ ने कहा जी अप्रूवल के लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सबसे पहला तो मेजॉरिटी नंबर, दैट इज अगर कंपनी में 1000 मेंबर है, आपने मीटिंग बुलाई, लेट्स सपोज मीटिंग में 700 मेंबर आए, तो इनके कम से कम मेजॉरिटी मतलब 351 मेंबर फेवर में हो। पर जी सिर्फ मेजॉरिटी नंबर से काम नहीं चलेगा, जिन मेंबर्स ने यहां पर फेवर में वोट डाला है उनके पास कम से कम 75% वैल्यू के शेयर्स यहां पर होने चाहिए। तो क्या कह रहे हैं जी, मेजॉरिटी नंबर प्लस 75% वैल्यू, ये दोनों आपको चेक करना, और नीडलेस टू से ये आपको किसका देखना है, मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग का। तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट होकर वोट डाल रहे हैं उनके मेजॉरिटी नंबर एंड 75% वैल्यू। और बच्चों यहां पर ना मैं अपने ऑडिटर से एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का सर्टिफिकेट भी लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के लिए हमने जो अकाउंटिंग एंट्री डाली है, ऑडिटर कहते हैं हाँ जी कंपनी की अकाउंटिंग एंट्री सही है। उसके बाद बच्चों मेंबर दे देते हैं अपना अप्रूवल। अब जी जैसी मेंबर ने अप्रूवल दिया, कंपनी भागी भागी जाएगी एनसीएलटी के पास, लो एनसीएलटी मेंबर ने अप्रूवल दे दिया, आप स्कीम सैंक्शन कर दो। तो जी ऐसे केस में जो माइनॉरिटी थे क्या वो अपनी आवाज उठा सकते हैं? लॉ ने कहा है यस, दैट इज यहां पर माइनॉरिटी को अपनी आवाज उठाने का मौका दिया गया है। एंड लॉ ने क्या कहा जी, जिन भी शेयर होल्डर्स के पास कम से कम 10% वैल्यू के शेयर्स हैं, या जिन भी क्रेडिटर्स के पास कम से कम 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है, वो आज एनसीएलटी के पास जाकर इस स्कीम के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। फिर वो सारे ऑब्जेक्शन कंसिडर करने के बाद ट्रिब्यूनल चाहे तो स्कीम को सैंक्शन कर सकता है, चाहे ना करे। अगर ट्रिब्यूनल ने स्कीम सैंक्शन कर दी तो जी उस केस में ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर पास करेगा उस ऑर्डर में ट्रिब्यूनल ये वाली बातें बता सकता है, क्या कि जी अगर स्कीम के अंदर कोई प्रेफरेंस को इक्विटी में बदलना था तो वो कन्वर्ट हो जाएगी, या आज क्रेडिटर्स को कोई प्रोटेक्शन दी जानी है या नहीं, आज शेयर होल्डर्स के राइट्स अगर वेरी हो रहे हैं तो 48 को ध्यान में रखकर हो रहे हैं, आज अगर कंपनी का केस बाइफर में चल रहा था वहां खत्म हो जाएगा। और जी अगर अभी भी कोई शेयर होल्डर नहीं मान रहा, ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, कंपनी आप इसको एग्जिट ऑफर दो, इसका पैसा निपटाया जाएगा। दैट इज ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर में ये बातें बता सकता है। पर ध्यान रखना बच्चों, आपने एप्लीकेशन फाइल करी, नोटिस भेजकर मीटिंग बुलाई, मेंबर से अप्रूवल ले लिया, क्रेडिटर से अप्रूवल ले लिया, एनसीएलटी ने स्कीम सैंक्शन कर दी, पर अगर आप ये लास्ट काम करना भूल गए, आपका पूरा कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लास्ट काम क्या क्या भी कि आपको ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी होती है 30 डेज में। सर 30 डेज काउंट कहां से होते हैं? जिस दिन आपको ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की कॉपी रिसीव होगी, तो उससे अगले 30 दिन में आरओसी के पास ये फाइल करना मैंडेटरी है। नहीं किया तो पूरा प्रोसेस बच्चों नल एंड वॉइड हो जाता है। बाकी गवर्नमेंट कंपनी के केस में हम ट्रिब्यूनल के पास ना जाकर कहां चले जाते हैं? सीजी के पास।
तो आई ट्राइड बच्चों की ये जो काफी एक लेंथी सेक्शन 230 रहता है उसकी सारी बातें मैं एक पेज में सम अप कर पाऊं। प्लीज मुझे बताइए, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और ये इसमें छोटी छोटी जो बातें आ रही है बच्चों की, अप्रूवल कैसे होगा, ऑब्जेक्शन कितने मेंबर रेज कर सकते हैं, क्रेडिटर की मीटिंग कब डिस्पेंस विद होगी, इन पर जनरली सवाल बनाए जाते हैं। चलिए, और जी जैसी ट्रिब्यूनल अब कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट सैंक्शन कर देगा तो जी वो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कंपनी सही से इंप्लीमेंट कर रही है नहीं, ये पावर ट्रिब्यूनल को दे दी गई 231 में कि ट्रिब्यूनल आप उस कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को सुपरवाइज करिएगा कि कंपनी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर रही है नहीं। अगर सुपरवाइज करते हो आपको लग रहा है जी इंप्लीमेंट कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो ट्रिब्यूनल उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी बता सकता है, ठीक है जी आप अपनी स्कीम में ये बातें बदल लीजिए। पर वो मॉडिफिकेशन बताने के बाद भी ट्रिब्यूनल को लग रहा है जी मुझे नहीं लगता इस कंपनी में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो पाएगा, तो उस केस में जी ट्रिब्यूनल चाहे तो उस कंपनी का वाइंडिंग अप भी ऑर्डर कर सकता है। सेक्शन 231 अभिनीत ऑब्जेक्शन वाला पॉइंट बस इतना कहता है कि लॉ मेकर ने यहां पर माइनॉरिटी को राइट दिया हुआ है कि अगर मेजॉरिटी ने स्कीम अप्रूव कर दी तो जी अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है बहुत ज्यादा चांसेस है कि ट्रिब्यूनल भी सैंक्शन कर देगा, पर यहां माइनॉरिटी चाहे तो वो जाकर एनसीएलटी में उस कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कम से कम कितने मेंबर लगेंगे? अगर मेंबर ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहे तो 10% बाय वैल्यू, क्रेडिटर रेज करना चाह रहे तो 5% बाय वैल्यू। अब जैसी ऑब्जेक्शन आएगा अब ट्रिब्यूनल स्कीम सैंक्शन करते वक्त थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो जाएगा, उसे लगेगा जी शायद स्कीम में ना घपला हो सकता है, तो चलो मैं थोड़ा कॉशियसली अब ऑर्डर पास करूंगा, तो इसलिए वो ऑब्जेक्शन रेज करने की पावर दे दी गई है। यस गुंजन, ये मेजॉरिटी नंबर एज वेल एज 75% प्रेजेंट एंड वोटिंग का ही आपको काउंट करना है, जो मीटिंग में आकर वोट डाल रहे हैं उनका। एंड जी ये आया 230 और फिर आ गया आपका 231। चलिए, पर बच्चों जैसे ही हमने ये सेक्शंस पढ़े उसके बाद आ गया 232 और 232 का कह रहा है मर्जर एंड अमलगमेशन। दैट इज आज अगर आप कंपनी में मर्जर करना चाह रहे हो, अमलगमेशन करना चाह रहे हो, डीमर्जर करना चाह रहे हो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो तो उसके लिए सेक्शन 232 आया। पर बच्चों मैंने तो आपको बताया 230 है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का, और कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में तो सब कुछ कवर्ड है, कैपिटल रिडक्शन, बाय बैक है, कोई कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है, कोई कंसोलिडेशन करना है, कोई वेरिएशन करना है, कोई मर्जर करना है, कोई डीमर्जर करना है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन 230। तो ये लॉ मेकर ने अलग से 232 क्यों बनाया? इसका कोई जवाब अगर दे पाए कि जी जब ऑलरेडी 230 में हर टाइप का कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट कवर्ड है, फिर 232 में अलग से ऐसा क्या लिख दिया? क्योंकि मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन ये भी तो एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज ही है, एक टाइप का अरेंजमेंट ही है। हाँ जी, तो हमें 230 पढ़ना है, मर्जर वगैरह के लिए 232 पढ़ना है। अरे बताओ नालायकों, आंसर आना चाहिए तुम्हारी तरफ से, क्या कर रहे हो? इंस्टीट्यूट आजकल इस चैप्टर पे इतने बढ़िया बढ़िया सवाल बना रहा है, बोथ लगेंगे तो जी 230 का क्या यूज? तो ध्यान रखना बच्चों, आज अगर आप किसी कंपनी में ऐसा कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कर रहे हो जिसमें सिर्फ वही कंपनी इन्वॉल्व है और कोई नहीं, मतलब उसके तहत एक ही कंपनी इन्वॉल्व है, उसी के भीतर इर्द गिर्द ही उसके अंदर खाते ही कुछ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो रहा है, तो सिर्फ लगता है 230। पर आज के दिन अगर आप कंपनी में कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कर रहे हो जिसके तहत एक कंपनी के जो एसेट्स हैं या जो कंपनी है वो किसी और दूसरी कंपनी में जाकर मिल जाएगी, या कंपनी का कोई बिजनेस डाइवर्स्ट हो जाएगा, डाइवर्स्ट मतलब डीमर्जर हो जाएगा, या आप कंपनी में कर रहे हो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जिसमें एक कंपनी के जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो एक दूसरी साफ सुथरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएंगे, दैट इज अगर किसी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में कंपनी की कोई अंडरटेकिंग या एसेट किसी दूसरी ट्रांसफरी कंपनी में जाने वाली है तो इस केस में 230 के साथ साथ आपको 232 पढ़ना होता है। मतलब अगर तो आप कंपनी में नॉर्मल वेरिएशन, बायबैक ये सब कर रहे हो, वहां पर 232 नहीं लगेगा, उसके लिए 230 इनफ है। पर अगर आप ये स्पेशल टाइप का कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट करोगे जहां एक कंपनी की अंडरटेकिंग या प्रॉपर्टी किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो रही है, तो वहां पर लॉ मेकर कहते हैं जी सिर्फ 230 से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको 232 भी फॉलो करना है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है कि 232 एडिशनली कब लगेगा? कि जब एक कंपनी की प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग किन्हीं दूसरी कंपनीज में आज हमें ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ रही है, दैट इज यहां पर एक ट्रांसफरी कंपनी भी इन्वॉल्व होगी। तो क्या कह रहे हैं भाई, आज अगर आप एनसीएलटी के पास 230 में कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की एप्लीकेशन लेकर गए और वो एप्लीकेशन देखने के बाद ट्रिब्यूनल को क्या लगा, इट इज शोन टू द एनसीएलटी दैट कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंपनी या इन्वॉल्व्स मर्जर और अमलगमेशन और टू और मोर कंपनीज एंड property or liability of the transferor company is required to be transferred to the transferee company or is proposed to be divided. That is आपके कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के तहत आज एक कंपनी के एसेट या लायबिलिटी किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा बच्चों किस केस में होता है? मर्जर के केस में या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के केस में।
या आपकी कंपनी के एसेट या लायबिलिटी दो या दो से ज्यादा कंपनीज में डिवाइड हो जाएंगे। ये कहां पे होता है? फॉर एग्जांपल डीमर्जर के केस में। तो ऐसे केसेस में आपको 230 के साथ साथ 232 भी पढ़ना पड़ता है। दैट इज बच्चों जो मर्जर डीमर्जर की स्कीम्स होती हैं वहां पर हम 230 एज वेल एज 232 दोनों का रेफरेंस लेते हैं, बिकॉज ये सेक्शन क्या कहता है जी, ऐसे केस में कंपनी आप जो नोटिस भेजोगे ना मेंबर को, उस नोटिस में 230 वाली तो सारी बातें बताओगे, पर आपको ओवर एंड अबव थोड़े से एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। लाइकवाइज अगर इस सेक्शन में एनसीएलटी उस कंपनी की मर्जर अमलगमेशन की स्कीम सैंक्शन करता है, तो एनसीएलटी अपने ऑर्डर में 230 वाली बातें बताने के साथ साथ ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं ये भी बताएगा। दैट इज ये सेक्शन कुछ एक्स्ट्रा बर्डन कंपनी के ऊपर एंड एनसीएलटी के ऊपर डालता है, क्योंकि जी मर्जर अमलगमेशन में कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको बतानी है। सबसे पहली बात बच्चों, अगर मर्जर अमलगमेशन का केस है और एनसीएलटी ने कंपनी को कहा चलो कंपनी मेंबर क्रेडिटर की मीटिंग बुलाओ, तो इस बार बच्चों आप जो नोटिस भेजोगे ना, तो नोटिस में सेक्शन 230 वाली तो सारी बातें कंपनी मेंबर को बताएगी, पर साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा बातें भी बतानी है। क्या क्या? ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम, दैट इज वो जो स्कीम आपने बनाई है उसकी ड्राफ्ट कॉपी आप मेंबर को भेजना। कंफर्मेशन दैट द ड्राफ्ट स्कीम हैज बीन फाइल्ड विद आरओसी। रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रोमोटर, केएमपी, नॉन प्रोमोटर, और आपकी शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या है वो भी आप यहां पर बताओगे। वैल्यूएशन रिपोर्ट बताओगे, और अगर आपने जो खाते बनाए थे वो 6 महीने पहले बनाए थे, तो आपको एक सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर करके बताना पड़ेगा कि हाँ जी हमारे खाते इतने पुराने, तो ऐसे एडजस्टमेंट यहां पर की जाएगी। और बच्चों यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्योंकि यहां पर एक कंपनी के एसेट एंड लायबिलिटी एक दूसरी कंपनी में जाने वाले हैं, तो जी वो किस दिन से जाएंगे उस कंपनी के पास, दैट इज वो ट्रांसफर किस दिन से इफेक्टिव होगा, उसके लिए आपको अपनी स्कीम में बतानी पड़ती है बच्चों एक अपॉइंटेड डेट। दिस पॉइंट इज प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी स्कीम में एक अपॉइंटेड डेट बतानी होती है, क्योंकि जो मर्जर का प्रोसेस है तो कई महीने तक चलेगा। तो आज वो एसेट दूसरी कंपनी को किस दिन से ट्रांसफर माने जाए, मतलब कौन सा वो दिन होगा जिसके बाद जो रेवेन्यू बुकिंग होगी वो नई कंपनी ट्रांसफरी कंपनी के नाम में होगी, उसके लिए बच्चों हम एक अपॉइंटेड डेट बताते हैं। और अपॉइंटेड डेट पर बच्चों एमसीए ने एक सर्कुलर निकाला और क्या कहा है, किसी अपॉइंटेड डेट कोई फिक्स्ड डेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल आज लेट से हमारी कंपनी में मर्जर चल रहा था, तो हम क्या कह देंगे जी हमारी कंपनी के लिए अपॉइंटेड डेट है 1 अप्रैल 2022 कि जी मर्जर उसके जून जुलाई के महीने में जाकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो। पर अगर वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया तो हम 1 अप्रैल 22 से नई कंपनी में एसेट को ट्रांसफर मान लेंगे। क्या सर हम आगे की डेट भी रख सकते हैं? यस, आप 1 अप्रैल 23 रख दो कि जी हम मर्जर का सारा प्रोसेस आज पूरा कर लेंगे, पर जो एसेट ट्रांसफर की डेट मानी जाएगी वो नेक्स्ट ईयर मानी जाएगी। या सर क्या हम पुरानी भी रख सकते हैं? यस, आप एक पुरानी डेट भी रख सकते हो 2021 22 सॉरी 19। क्या सर हम 2015 की डेट भी रख सकते हैं? बच्चा आप पुरानी डेट तो रख सकते हो, पर अगर आपकी डेट 1 साल से ज्यादा पुरानी होगी ना, तो ट्रिब्यूनल ऐसे केस में आपकी स्कीम को सैंक्शन करने में आनाकानी करता है। वहां पर स्कीम जल्दी से अप्रूव नहीं आ पाती, तो इसलिए बहुत ज्यादा पुरानी डेट मत रखना। अगर आप बहुत ज्यादा पुरानी डेट रखना चाहोगे तो आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, ठीक? तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और सर क्या हम कोई वेरिएबल डेट भी रख सकते हैं? दैट इज इवेंट बेस्ड। दैट इज क्या हम मर्जर में ये लिख दें कि जिस दिन मैं आरओसी के पास मर्जर की कॉपी फाइल करूंगा वही मेरी अपॉइंटेड डेट है, तो वो भी हो सकता है। आपको स्पेसिफिक डेट ना बताकर आप एक इवेंट बेस्ड डेट भी अपॉइंटेड डेट बता सकते हो। तो इस पर भी बच्चों सवाल आ सकता है कि अपॉइंटेड डेट फिक्स करते वक्त आपको किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों एनसीएलटी फाइनली अपना ऑर्डर पास करेगा, और अब की बार जो एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा उसमें एनसीएलटी एडिशनली ये बातें बताएगा। सबसे पहला क्या जी कि आज ट्रांसफरर कंपनी के जो भी प्रॉपर्टी या लायबिलिटी थी वो ट्रांसफरी कंपनी को हो जाएगी ट्रांसफर। दैट इज यहां पर आपको अलग से कोई सेल डीड साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जब प्रॉपर्टी बिकती है तो एक सेल डीड कन्वेंस डीड साइन होती है, पर मर्जर की स्कीम इन इटसेल्फ इज अ डीड। अगर आज मर्जर की स्कीम एनसीएलटी ने अप्रूव कर दी तो एक कंपनी की प्रॉपर्टी उठकर दूसरी कंपनी के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी, अलग से आपको कोई सेल डीड साइन नहीं करनी। अगला बच्चों अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, कि आज अगर ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी में जाकर मर्ज हुई है तो ट्रांसफरी कंपनी आपको दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ शेयर या कैश देना पड़ेगा, तो वो अलॉटमेंट कैसा होगा? दैट इज आज अगर बच्चों एक ट्रांसफरर कंपनी है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आज एचडीएफसी का मर्जर जैसी एचडीएफसी बैंक में होगा तो एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी के शेयर होल्डर्स को या तो शेयर्स देगा या परचेज कंसिडरेशन पे करेगा। पर यहां पर एक पॉइंट क्या आता है, ट्रांसफरी कंपनी कैन नॉट होल्ड इट्स ओन शेयर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में मर्जर हुआ तो हमने एचडीएफसी की बैलेंस शीट उठाकर देखी, इसने एचडीएफसी बैंक के कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो आज जैसे ही इसका इसमें मर्जर हो जाएगा तो क्या एचडीएफसी बैंक अपना ये एसेट या अपने ये शेयर्स अपने नाम में होल्ड कर सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि किसी भी कंपनी को अपने शेयर अपने नाम में होल्ड करना अलाउड नहीं होता एज पर सेक्शन 67। तो ये शेयर्स होंगे कैंसल आउट, आप अकाउंट्स में इसकी कैंसिलेशन की एंट्री भी डालते हो। अगली बात क्या कह रहे हैं जी, एनसीएलटी और क्या बताएगा कि जी ट्रांसफरर कंपनी के अगेंस्ट जो केस थे वो ट्रांसफरी कंपनी के नाम में कंटिन्यू हो जाएंगे।
ट्रांसफरर कंपनी का क्योंकि मर्जर हुआ है तो ट्रांसफरर कंपनी यहां पर खत्म हो जाएगी बिना वाइंडिंग अप के, कि यहां पर उसके एसेट वगैरह बिके नहीं पर उसका डिसोल्यूशन हो गया, तो इट विल बी अ डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप। अगली बात, अगर ट्रांसफरर कंपनी के कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उन्हें पैसा दे दो। ट्रांसफरर कंपनी के जो नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर एचडीएफसी के कोई नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर थे तो आज जैसी एचडीएफसी बैंक आप उसके नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को अगर अपने शेयर्स देने की सोच रहे हो तो आप देख लेना फेमा में ये अलाउड है या नहीं, क्योंकि हो सकता है एचडीएफसी को नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को शेयर देना अलाउड थे, आपको ना हो, तो यहां पर आपको फेमा का कंप्लायंस करना पड़ेगा। और बच्चों, ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज कि उसके एम्प्लॉय आपके पेरोल पर आ जाएंगे, पर अगर एम्प्लॉय आने के लिए इच्छुक नहीं है, पेपर का सवाल है, क्या ये मैंडेटरी है? नो। मतलब अगर एम्प्लॉय खुद से मना कर दे तो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते कि जी जा जबरदस्ती तो वहां पर काम करे, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगली बच्चों, ट्रांसफरी कंपनी टू रिमेन अनलिस्टेड इफ द ट्रांसफरर कंपनी इज लिस्टेड, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां पर एक ट्रांसफरी कंपनी है जो लिस्टेड है और यहां पर एक ट्रांसफरर कंपनी है जो अनलिस्टेड थी। आज अगर ट्रांसफरर कंपनी का मर्जर ट्रांसफरी कंपनी में हो जाए तो ये जो ट्रांसफरी कंपनी है वो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर दे देगी और उन्हें लिस्ट भी करा देगी, कोई दिक्कत नहीं। पर दिक्कत कहां आती है भाई, आज अगर ट्रांसफरर कंपनी एक लिस्टेड कंपनी थी और ट्रांसफरी कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है, लेट्स सपोज यहां पर कोई कंपनी आ रही है बच्चों और आप उसके शेयर होल्डर हो, तो आज अगर एक लिस्टेड कंपनी जाकर अनलिस्टेड में मर्ज हो जाती है तो लोग कहते हैं जी इसकी वजह से सामने वाली कंपनी ऑटोमेटिकली लिस्टेड नहीं बनेगी। मतलब आज अगर एक अनलिस्टेड कंपनी अपने में एक लिस्टेड कंपनी को संभाले, इसकी वजह से वो लिस्टेड नहीं कहला जाएगी, लिस्टिंग का प्रोसीजर उसे अलग से फॉलो करना है। पर दिक्कत आएगी इन शेयर होल्डर्स के लिए कि जी जो ये ट्रांसफर कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर है, आज वो इस ट्रांसफरी कंपनी में तो शेयर होल्डर बनकर फंस जाएंगे क्योंकि वो तो अनलिस्टेड है, बाद में शेयर कैसे बेचेंगे? तो यहां पर बच्चों आपको देना पड़ता है एग्जिट ऑफर, दैट इज यहां पर आपको उन्हें एग्जिट ऑफर प्रोवाइड करना ही पड़ता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगली बात क्या कह रहे हैं जी, सेट ऑफ फीस पेड ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, क्योंकि जी यहां ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को पैसा देगी, शेयर्स देगी, सॉरी, तो शेयर्स देने के लिए नए शेयर्स इशू होंगे, तो कहता है जी यहां पर शायद इसे अपनी ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी पड़ सकती है। तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने के जो फीस पे करेगी, तो जो फीस ट्रांसफरर कंपनी ने ऑलरेडी पे कर रखी है ना, उसका सेट ऑफ का बेनिफिट आपको मिल सकता है, क्योंकि वो कंपनी आके आपकी में मर्ज हो गई, तो उस कंपनी ने जो अपनी ऑथराइज कैपिटल पर फीस पे करी थी उसे आज आप अपनी इंक्रीमेंटल फीस के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। ये चीजें भी एनसीएलटी अपनी स्कीम में बताएगा। एंड जी यहां पर भी ऑडिटर का सर्टिफिकेट आएगा, एनसीएलटी के ऑर्डर की कॉपी हम आरओसी के पास फाइल कर देंगे 30 दिन में और हमारा मर्जर फाइनलाइज हो जाएगा। बाकी बच्चों आपकी यहां पर जो मेरी मेन बुक है उसमें मैंने आपको जो AS14 के भी मर्जर आते थे ना, मर्जर्स के मेथड, उनकी कंडीशंस दी हुई हैं, वो भी आपके सिलेबस में है, स्टडी मैट में थी, एक बार पढ़ जाना। वैसे तो पेपर में नहीं आना चाहिए, पर बाई चांस आ जाए तो आप मार्क्स लूज नहीं करोगे। प्लीज मुझे बताइए, आर दीज सेक्शंस क्लियर टू एवरीवन? 230, 31, 32 ये थोड़े से लेंदी सेक्शन रहते हैं, बट आई हैव ट्राइड कि इनको मैं लगभग 1.5 पेज में समराइज कर पाऊं। क्लियर है? क्लियर है? कैन वी गो हेड? चलिए जी, और जैसे ही लॉ मेकर ने बच्चों ये मर्जर कॉम्प्रोमाइज के सेक्शंस बताए, इसके इमीडिएट बाद लॉ मेकर लेकर के आगे सेक्शन 233 जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर। और उन्होंने कहा जी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें अपना मर्जर कराने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम उनका मर्जर करना कर रहे हैं आसान। और अगर ये कंपनी आज मर्जर वगैरह करना चाह रही हैं तो इन कंपनीज को ना एनसीएलटी के पास जाने की ही जरूरत नहीं है, ये कंपनी अपना मर्जर करा सकती है सीजी दैट इज आरडी द्वारा। तो यहां पर पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट करी है रीजनल डायरेक्टर को। मतलब इस सेक्शन में जो कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड है वो चाहे तो अपना मर्जर रीजनल डायरेक्टर से करवा सकती हैं, उन्हें एनसीएलटी के पास जाने की जरूरत नहीं। पर सवाल उठता है जी, पेपर का सवाल है, अगर ये वाली कंपनीज आरडी के पास ना जाकर एनसीएलटी के पास ही जाना चाहती हैं, ये कहती जी हम आरडी के पास नहीं जा रहे, हम तो बड़े प्रोसीजर से मर्जर कराएंगे, हमें फास्ट ट्रैक नहीं चाहिए, तो क्या ये जा सकती हैं? या इन कंपनीज को आरडी के पास ही जाना पड़ेगा? दैट इज सेक्शन 233 एक ऑल्टरनेटिव रूट है या एक मैंडेटरी रूट है इनके लिए? ध्यान रखना बच्चों, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव रूट गिवन टू यू। अगर आप बड़ा रास्ता अपनाना चाह रहे हो आप अपनाओ, वरना आप यहां पर फास्ट ट्रैक मर्जर में आ सकते हो। तो सवाल उठता है जी कोई भी कंपनी उस बड़े रूट में जाना क्यों चाहेगी? क्योंकि बच्चों ये सेक्शन क्या कहता है कि कंपनी आप ना आरडी के पास जा सकते हो और आरडी से अपना मर्जर अप्रूव करा सकते हो। पर जैसे ही आप आरडी के पास गए, अगर आरडी को लगा कि इस कंपनी के मर्जर में थोड़ा बहुत घपला है, तो आरडी आपका मर्जर अप्रूव ना करके वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा एनसीएलटी और फिर आपका पूरा केस 230 और 32 में चलेगा।
तो जहां फास्ट ट्रैक मर्जर करने गए थे आपका डबल टाइम लग गया। और दिक्कत क्या है, आज आरडी ने अगर मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट करी तो अब एनसीएलटी से मर्जर अप्रूव करवाना और मुश्किल हो जाएगा। एनसीएलटी उसको शक की नजर से देखेगा क्योंकि आरडी ने अप्रूव नहीं किया। तो इसीलिए कंपनीज कई बार इस सेक्शन को अवॉइड कर देती हैं कि जी पता चला बाद में और ज्यादा लंबा रास्ता अपनाना पड़ गया, वरना ये एक रास्ता तो आपके पास है। और बच्चों ध्यान रखना, फास्ट ट्रैक मर्जर किस किस कंपनी के लिए, तो बच्चों काफी समय तक ये रास्ता खुला होता था सिर्फ स्मॉल कंपनीज कि आज अगर स्मॉल कंपनीज आपस में मर्ज होना चाह रही है, या होल्डिंग एंड वॉस के लिए। पर रिसेंटली इनमें अमेंडमेंट्स आई थी और दो और कैटेगरी ऑफ कंपनीज को फास्ट ट्रैक मर्जर का रास्ता चुनने का मौका दिया गया। एक तो स्टार्टअप कंपनीज की, आज अगर स्टार्टअप कंपनीज मर्ज होना चाह रही है, या आज अगर कोई स्टार्टअप एंड स्मॉल कंपनी मर्ज होना चाह रही है, वो भी चलेगा। अब बच्चों एक चीज बताना, आज एक कंपनी है एच लिमिटेड, उसकी एक वॉस है, और आज हम वॉस का मर्जर होल्डिंग कंपनी में कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक मर्जर अपना सकते हैं। बट बच्चों अगर एच लिमिटेड का मर्जर वॉस में हो रहा हो तो क्या ये सेक्शन का रास्ता आपके पास है? दैट इज होल्डिंग कंपनी जाके वॉस में मर्ज हो रही है। पहली बात तो जी, क्या एक होल्डिंग कंपनी अपनी वॉस में मर्ज हो सकती है? बताओ फटाफट से आंसर आना चाहिए। क्या एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी में मर्ज हो सकती है या नहीं? इज दैट पॉसिबल? सब्सिडरी तो होल्डिंग में मर्ज हो रही है, पर क्या होल्डिंग सब्सिडरी में मर्ज हो सकती है? नालायक को बताओ। एक भी नालायक आंसर ही नहीं दे रहा है अभी तक। तो आंसर आते फटाफट। अरे एक होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड क्या अपनी वॉस में मर्ज हो सकती है? सबसे पहले तो मर्ज हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं? ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल मर्ज हो सकती है। अरे नालायक, मैं वॉस का मतलब नहीं जान रहा। बिल्कुल मर्ज होगी। जैसी एच लिमिटेड वॉस में मर्ज हो जाएगी, एच लिमिटेड तो खत्म हो जाएगी, और वॉस अपने शेयर बच्चों किसको दे देगी? वॉस अपने शेयर्स दे देगी इस होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को, और वो शेयर होल्डर सब डायरेक्टली वॉस में शेयर होल्ड करेंगे, तो बीच से एच लिमिटेड हट जाएगी। दैट इज होल्डिंग चाहे तो वो वॉस में मर्ज हो सकती है। तो आज अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी वॉस में मर्ज हो रही है तो भी क्या 233 एप्लीकेबल हो सकता है? द आंसर इज यस, बिकॉज यहां पर लॉ ने क्या कहा है, अगर मर्जर होल्डिंग और वॉस के बीच में हो रहा है। लॉ ने ये नहीं कहा कि वॉस होल्डिंग में मर्ज हो रही हो, तो मर्जर अगर होल्डिंग का वॉस में है या वॉस का होल्डिंग है, दोनों ही केस में आप फास्ट ट्रैक मर्जर का रास्ता अपना सकते हो। तो जी इन चार कैटेगरीज में फास्ट ट्रैक मर्जर का रास्ता एप्लीकेबल है। और फास्ट ट्रैक मर्जर का प्रोसेस क्या कहता है कि जी कंपनीज, आप एक नोटिस रेडी करना, आप अपनी ड्राफ्ट स्कीम रेडी करना, और ये नोटिस और ड्राफ्ट स्कीम ले जाकर आप पहले आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, आरओसी तो आप समझते हैं बच्चों, ऑफिशियल लिक्विडेटर कौन होता है? तो बच्चों जनरली एनसीएलटी या हाई कोर्ट्स के साथ में एक लिक्विडेटर टाइड अप रहता है, जिसको हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कहते हैं, सरकारी अफसर है। तो यहां पर कंपनीज अपनी ड्राफ्ट स्कीम बनाकर पहले आरओसी के पास जाती हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जाती है, और अगर कोई और पर्सन अफेक्टेड है उनसे उनके कमेंट्स मंगाती है, और उनसे उनके कमेंट्स आ जाने के बाद यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है, आरओसी के पास साथ में आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ती है। मतलब अगर आप इंसॉल्वेंट कंपनी हो फिर आप ये रास्ता नहीं अपना सकते। यह रास्ता सिर्फ किसके लिए? सॉल्वेंट कंपनीज के लिए। तो जी आप एक ड्राफ्ट स्कीम ले जाकर आरओसी, ओएल, ऑफिशियल लिक्विडेटर से उनके कमेंट्स मंगाते हो, और उनके कमेंट आने के बाद आप अपनी फाइनल स्कीम करते हो ड्राफ्ट कि जी हाँ जी उनके कमेंट्स हमने देख लिए, अब हमारी ये फाइनल स्कीम रेडी है। और जैसे ही बच्चों आप ये फाइनल स्कीम रेडी करते हो, इस पर आपको अप्रूवल लेना होता है किससे? एक तो अपने 90% मेंबर्स बाय वैल्यू से, और अगर क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल आना है तो मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स हैविंग 90% ऑफ द डेट। तो यहां नॉर्मल 90% मेंबर्स बाय वैल्यू से काम चल जाएगा, और क्रेडिटर्स के केस में आपको मेजॉरिटी नंबर प्लस 90% डेट जिनका है उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और उनसे अप्रूवल लेने के बाद आपको अपनी ये फाइनल स्कीम बच्चों 3 लोगों के पास जाती है। पहला जाती है आरओसी एंड ओएल के पास, जहां पर हम उनसे अप्रूवल लेते हो। सर उनसे तो पहले अप्रूवल ले लिया था, ध्यान रखना बच्चों, पहले अप्रूवल नहीं लिया था, पहले हमने अपनी ड्राफ्ट स्कीम पर कमेंट्स मंगाए थे। उन कमेंट्स को मंगाने के बाद हमने स्कीम फाइनलाइज करी, मेंबर क्रेडिटर से अप्रूवल लिया, तो अब हम आरओसी एंड ओएल से अप्रूवल लेते हैं। हम उनके पास आते हैं, जी अप्रूवल दे दीजिए, और साइमल्टेनियसली हम अपनी स्कीम फाइल करते हैं सीजी के पास। यहां सीजी का मतलब क्या है? आरडी। और बच्चों अब आरओसी और ओएल को अभी भी अगर हमारी स्कीम पे ऑब्जेक्शन है तो वो हमें नहीं बताएगा, वो अपना ऑब्जेक्शन किसको बताएगा? सीधा सीजी को, कि देखो सीजी हमने पूरी कोशिश करी थी अपने कमेंट्स देकर इसकी स्कीम बनवाने के, पर हमें लग रहा है इसकी स्कीम ठीक नहीं है, ये ऑब्जेक्शंस हैं। तो यहां पर आरओसी और ओएल अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो सीजी के पास 30 दिन में ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। अब यहां पर दो चीजें होंगी, या तो आरओसी और ओएल ने सीजी के पास कोई ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं किया, तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं किया तो सीजी का करेगा, आपके मर्जर की स्कीम को कर देगा अप्रूव। पर अगर आरओसी या ओएल ने अपना ऑब्जेक्शन सीजी के पास रेज किया तो अब सीजी देखेगा जी क्या एक्चुअली में स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं, एंड क्या ये कंपनी के क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में है या नहीं। अगर उनके ऑब्जेक्शन देखने के बाद भी सीजी को लगा जी बेकार बोल रहा है आरओसी ओएल, इनकी स्कीम तो बढ़िया है,
तो सीजी आपका मर्जर कर देगा अप्रूव। पर बच्चों अगर सीजी को लगा नहीं 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 नहीं, इनकी स्कीम तो जी पब्लिक इंटरेस्ट में, क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में है ही नहीं, तो ऐसे में सीजी एनसीएलटी से रिक्वेस्ट करेगा कि एनसीएलटी हमारे हिसाब से देखिए, आपको ये वाली स्कीम अपने अंडर ले लेनी चाहिए, आपको 232 में कंसीडर करनी चाहिए। अब जैसे ही सीजी एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलटी होगा नहीं नहीं जी, सीजी तो ऐसी बेकार में मजे ले रहा है, ये स्कीम बिल्कुल ठीक है, तो एनसीएलटी उस स्कीम को अभी इमीडिएटली कंफर्म कर देगा। पर अगर एनसीएलटी को लगा हाँ जी सरकार कह तो ठीक रही है, चलो वैलिड ऑब्जेक्शन है, तो अब बच्चों आपकी स्कीम चली जाएगी 232 में। और यही एक फियर होता है जिसकी वजह से कई बार कंपनीज इस सेक्शन में आना पसंद नहीं करती, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी स्कीम 232 में चली गई फिर ये मर्जर अप्रूव करवाना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। तो ये आया बच्चा आपका फास्ट ट्रैक मर्जर का भी एक छोटा सा प्रोसेस, मैंने यहां पर समराइज करने की कोशिश करी। इसके बाद आता है बच्चों सेक्शन 234 जो आपका डील करता है क्रॉस बॉर्डर मर्जर से, जहां पर एक बाहर वाली कंपनी इंडियन कंपनी में मर्ज हो सकती है और एक इंडिया वाली कंपनी बाहर वाली कंपनी में मर्ज हो सकती है। ध्यान रखना बच्चों, जो पुराना कंपनीज एक्ट 1956 था ना, उसमें एक बाहर वाली कंपनी को इंडिया की कंपनी में मर्ज होना था अलाउड था, पर एक इंडियन कंपनी को बाहर वाली कंपनी में मर्ज होना अलाउड नहीं था। पर नए कंपनीज एक्ट ने वो रोक दूर कर दी। उन्होंने कहा जी आज के दिन में क्रॉस बॉर्डर मर्जर ओपन है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बाहर वाली कंपनी इंडिया में मर्ज हो सकती है, इंडिया वाली कंपनी बाहर में मर्ज हो सकती है। बस ध्यान रखना वो कंपनी ऐसी वैसी जुरिस्डिक्शन की ना हो, मतलब वो कंपनी जिस कंट्री की है वो कंट्री एक नोटिफाइड जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। तो इस सेक्शन ने क्या कहा, द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू मर्जर एंड अमलगमेशन बिटवीन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन जुरिस्डिक्शन ऑफ द नोटिफाइड कंट्रीज। तो मतलब जिन जिन कंट्रीज को यहां पर नोटिफाई किया जाएगा, उन कंट्रीज की जो कंपनीज होंगी आप उनके साथ मर्जर कर सकते हो। और ध्यान रखना बच्चों, यहां पर एक फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में भी मर्ज हो सकती है और इंडियन कंपनी बाहर भी मर्ज हो सकती है। जस्ट फॉर नॉलेज एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, इस सेक्शन में ना वर्ड फॉरेन कंपनी इस्तेमाल है। फॉरेन कंपनी का जनरल मतलब क्या होता है, एक बाहर वाली कंपनी जिसका इंडिया में है प्लेस ऑफ बिजनेस। बस इस सेक्शन ने फॉरेन कंपनी को अलग से डिफाइन किया और इस सेक्शन ने क्या कहा, इस सेक्शन के पर्पस के लिए फॉरेन कंपनी में बाहर वाली हर कंपनी आएगी, चाहे उसका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं। तो यहां पर ये वर्ड फॉरेन कंपनी का मतलब वो प्लेस ऑफ बिजनेस से नहीं है, यहां पर फॉरेन कंपनी का मतलब क्या है, बाहर वाली कंपनी, चाहे आपका इंडिया में कोई काम धंधा है या नहीं, डज नॉट मेक अ डिफरेंस। तो दिस इज अबाउट सेक्शन 234 क्रॉस बॉर्डर मर्जर। इसके बाद बच्चों 235 और 36 को एक बार स्किप करते हुए मैं सीधा आऊंगा सेक्शन 237 पर। तो जो आपके 235, 236 एंड 238 है, ये तीनों कलेक्टिव सेक्शन से एक साथ पढ़ते हैं। हम सीधा आएंगे सेक्शन 237, क्योंकि इस सेक्शन में बच्चों पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज चाहे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनीज का मर्जर ऑर्डर कर सकता है। तो यहां सीजी को एक पावर है कि सीजी अगर आप चाहो तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में यहां कंपनीज का मर्जर ऑर्डर कर सकते हो। तो क्या कह रहे हैं भाई, सीजी के पास यहां पावर है कि पब्लिक इंटरेस्ट में अगर जरूरत लगे तो सीजी आप कंपनीज को अमलगमेट कर सकते हो। तो जी आज दो कंपनी और सीजी को लग रहा है चलो जी दोनों को मर्ज कर दो। एक तो मर्ज करने के लिए सीजी आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेक्शन में बच्चों सीजी को 2 बार ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन लानी पड़ती है। यहां सबसे पहले सीजी अमलगमेशन का एक ड्राफ्ट ऑर्डर तैयार करेगा। ध्यान रखना अभी ये ऑर्डर ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट ऑर्डर की कॉपी दोनों कंपनीज को भेजी जाएगी। दैट इज सीजी कहेगा देखिए भाई कंपनीज, मैं आपका मर्जर करने के लिए इच्छुक हूं और मैं इन टर्म्स एंड कंडीशन पर मर्जर करना चाहता हूं। अब बच्चा जब भी सीजी दोनों कंपनीज का मर्जर कर रहा है तो कुछ शेयर होल्डर्स को फायदा हो सकता है, कुछ को नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंपनी जाकर दूसरी में मिल रही है। तो ऐसे केस में जिन भी शेयर होल्डर्स का नुकसान हो रहा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कॉम्पनसेशन दिलवाने की बात करता है। फॉर एग्जांपल आज एक कंपनी जाकर दूसरी में मर्ज हो गई तो जिस भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के, उनको लॉस हो सकता है। तो सीजी ऐसे केस में क्या कहते हैं जी, चलिए मैं आपको यहां पर कॉम्पनसेशन दिलवा दूंगा, क्योंकि आपको सामने वाली कंपनी में कम अधिकार मिल रहे हैं, तो आई विल गिव यू कॉम्पनसेशन, और इतने रुपए का कॉम्पनसेशन, हर शेयर के ऊपर मैं 20 रुपए का कॉम्पनसेशन दिलवाता हूं। तो सीजी जो कॉम्पनसेशन यहां पर दिलवाएगा वो कॉम्पनसेशन का सबसे पहला ऑर्डर ऑफिशियल गैजेट में आएगा। दैट इज पहली बार ऑफिशियल गैजेट में सीजी जो नोटिफिकेशन लाएगा वो किस चीज की लाएगा, कॉम्पनसेशन की, कि जी मर्जर के एवज में आपको इतना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अब जी जितना कॉम्पनसेशन सीजी देना चाहता है, अगर बच्चों वो कॉम्पनसेशन आपको पसंद नहीं आ रहा, आप कह रहे हो नहीं जी सीजी ने जो कॉम्पनसेशन दिया है वो ठीक नहीं, तो जी यहां सीजी के आगे माथा खराब करने से कोई फायदा नहीं है। लॉ ने कहा जी ऐसे केस में आप एनसीएलटी के पास अगले 30 दिन में अपील फाइल कर सकते हो। मतलब सीजी ने जो कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद दैट कॉम्पनसेशन तो आप एनसीएलटी में अगले 30 दिन में अपील फाइल करिए। बाकी बच्चों अगर सीजी ने जो ऑर्डर पास किया था, आप कॉम्पनसेशन से तो खुश थे पर उस ऑर्डर की किसी टर्म एंड कंडीशन से नाराज थे, मतलब कॉम्पनसेशन के अलावा आपको किसी बात पर ऑब्जेक्शन है, तो लॉ कहते हैं जी ऐसे केस में एनसीएलटी को परेशान मत करो, आपको कोई और चीज से दिक्कत है तो वो बात आप सीजी को ही बताना। दैट इज अगर कॉम्पनसेशन के अलावा किसी पॉइंट से आप नाराज हैं तो वो बात आप सीजी को बताते हैं, तो वो चीज हम सीजी के पास लेकर जाते हैं।
और फाइनली क्या होगा भाई, एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा फाइनल कॉम्पनसेशन का, सीजी आपकी नाराजगी दूर करेगी और एक फाइनल नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगा। जब ये नोटिफिकेशन आएगी तो फाइनली वो मर्जर अप्रूव हो जाएगा और उसकी कॉपी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के आगे पेश की जाएगी। ठीक, तो इस सेक्शन में सीजी को पावर है कि पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज का मर्जर ऑर्डर कर सकता है। इसके बाद बच्चों 238 तो हमारा 235 के साथ लिंक्ड है। 239 ने बस इतना कहा कि आज अगर एक ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी में मर्ज हो जाए तो ट्रांसफरर कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आप ऐसे ही डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, उनको डिस्पोज ऑफ करने से पहले आपको सीजी से परमिशन लेना है और सीजी परमिशन देने से पहले उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन ऑर्डर कर सकती है। एक और यहां पर एक सेक्शन 240 और आता है, यहां पर बुक में मेंशन नहीं है, वो बस इतना कहता है कि जी जैसे ही ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी में मर्ज हो जाएगी तो अगर ट्रांसफरर कंपनी के किसी डायरेक्टर वगैरह ने घपला किया था तो क्या वो इस वजह से बच पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। यू विल स्टिल बी लायबल फॉर ऑल द डिफॉल्ट्स दैट यू हैव डन इन द ट्रांसफरर कंपनी, दोस डिफॉल्ट्स के लिए आपकी लायबिलिटी विल कंटिन्यू। तो ये आया बच्चों आपका सेक्शन 239। अब बच गए बच्चों इस चैप्टर के लास्ट 3 सेक्शंस, और ये 3 सेक्शन से थोड़े से खतरनाक सेक्शन आपको भी पता होगा, बिकॉज इन 3 सेक्शंस को पढ़ के थोड़ा सा तो माथा घूमता है। इसमें बच्चों 3 सेक्शन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके सेक्शन 235, 36 और 38। ये सेक्शन बच्चों जनरली डील करते हैं ऐसे केसेस में जहां पर आप एक अनलिस्टेड कंपनी का टेक ओवर करना चाह रहे हो। अगर मैं 235 की बात करूं तो ये आपका डील करता है अनलिस्टेड कंपनी के टेक ओवर से, कि आप एक कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहे हो, उसके सारे शेयर्स खरीदना चाह रहे हो, तो उसके लिए 235 आता है। और 235 के लिए ही एक एडिशनल बात 238 में लिखी हुई है, तो 235 और 38 दोनों कंबाइंड सेक्शन है, साथ में पढ़े जाते हैं। फिर एक सेक्शन आ जाता है बस 236, ये आपका कुछ डील करता है माइनॉरिटी स्क्वीज आउट वगैरह से, तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस रहते हैं। 235 और 38 तो ठीक है, उनकी ड्राफ्टिंग एकदम प्रॉपर है, पर जो 236 है उसकी ड्राफ्टिंग लॉ मेकर ने सही से नहीं की हुई। जो 236 की ड्राफ्टिंग लॉ मेकर ने करी हुई है उसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल होती हैं, तो उसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा केस भी नहीं आया। कोई केस लॉ आया होता तो हम इंटरप्रिटेशन ले जाते। तो मैं जो इंटरप्रिटेशन फॉलो करता हूं या करवाता हूं वो आपको बता दूंगा। हो सकता है आपने कुछ डिफरेंट पढ़ रखा हो, तो उसमें माथा खराब मत करना, बिकॉज ये सेक्शन की ड्राफ्टिंग ही गलत है। तो पहले हम 235 समझ रहे हैं, विच इज ओके, विच इज करेक्ट, पहले इसकी बात जानते हैं, फिर 236 पर आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं 235 आपको समझाने जा रहा हूं, जो बात आपकी करता है टेक ओवर ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी। सर क्या लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर यहां पर नहीं होता? नहीं, लिस्टेड कंपनी के टेक ओवर के लिए सेबी का एक टेक ओवर कोड है, हम उसकी बातें मानते हैं। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं भाई, ध्यान से समझना बच्चों, ये सेक्शन कब लग रहा है कि आज अगर कोई ट्रांसफरी कंपनी है और वो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स धीरे धीरे खरीद रही है। फॉर एग्जांपल यहां पर बच्चों ट्रांसफरर कंपनी है, उसमें टोटल शेयर्स थे 1 लाख, और आज ये ट्रांसफरी कंपनी चाहती है जी काश मैं ये 1 लाख शेयर्स खरीद लूं, तो यहां पर ये ट्रांसफरी कंपनी कोई स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट बनाकर लाकर उस ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स के आगे पेश करेगी कि लीजिए ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स, हम आपके शेयर्स खरीदने के लिए इच्छुक हैं। और बच्चों लॉ कहता है अगर वो स्कीम 90% शेयर होल्डर्स द्वारा अप्रूव हो गई, मतलब अगर उस स्कीम के तहत इस ट्रांसफरी कंपनी, ध्यान रखना यहां पर ट्रांसफरी कौन होगी? सिर्फ कोई कंपनी। ये वाला सेक्शन किसी इंडिविजुअल वगैरह पर नहीं लगता, ये किस पर लगता है? एक ट्रांसफरी कंपनी पर। तो अगर एक ट्रांसफरी कंपनी, आप उस कंपनी के 90% शेयर्स खरीद जाते हो, तो बाकी के जो ये 10% शेयर्स बच गए इनको आप जबरदस्ती एक्वायर कर सकते हो। तो लॉ यहां पर आपको टेक ओवर करने की पावर दे रहा है कि आप बाकी के 10% शेयर्स खरीद सकते हो। सवाल उठा जी, ट्रांसफरी कंपनी 1 लाख शेयर्स खरीदना चाह रही थी, पर ट्रांसफरी कंपनी के पास ऑलरेडी 1 लाख में से 20,000 शेयर्स थे जो इसने पहले खरीद रखे थे। तो अब मैं 90% जो इस स्कीम में देखूंगा कि 90% एक्विजिशन हुआ, क्या मैं 90% पूरे 1 लाख का देखूंगा? लॉने का नहीं, आपको 90% उन शेयर होल्डर्स को कन्विंस करना है जिनके शेयर्स ऑलरेडी आपके पास नहीं है। मतलब अगर कंपनी में 1 लाख शेयर्स थे तो आपने खुद ही अपने नॉमिनीज के थ्रू अगर ऑलरेडी 20,000 खरीदे हुए हैं, तो आपको इस स्कीम में जो ये 80,000 शेयर्स है ना, इनका 90% देखना पड़ेगा। मतलब यहां पर जो बाकी बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं उनके 90% को मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। अगर 90% कन्विंस हो गए तो फिर मैं बाकी का 10% एक्वायर कर सकता हूं। प्लीज मुझे बताएं क्या ये बेसिक लॉजिक इस सेक्शन का क्लियर है? पहली बात, ये सेक्शन लगेगा सिर्फ एक कंपनी पर, आपको बनानी पड़ेगी एक स्कीम, उस स्कीम के तहत अगर आपने उस कंपनी के जो बाकी बचे हुए शेयर होल्डर थे उनके 90% को कन्विंस कर लिया, तो ये आपको पावर देगा बाकी के 10% को खरीदने की। प्लीज मुझे बताएं क्या ये बेसिक लॉजिक क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं और मेरे साथ हो, कहीं निकल तो नहीं लिया सेक्शन देख के, प्लीज मुझे बताइए। चलिए तो जी अब इस सेक्शन ने कहा क्या समझते हैं।
तो इस सेक्शन ने कहा जी ट्रांसफरी कंपनी, आप ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को नोटिस देना कि आप उनके शेयर्स खरीदने के लिए इच्छुक हो। तो यहां पर आपको स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें ऑफर देना, और अगर आपका ऑफर देने के बाद अगले 4 महीने के भीतर भीतर उस कंपनी के मेंबर्स ने अपने 90% शेयर्स आपको ट्रांसफर करना एग्री कर लिया। पर 90% बच्चों हम देखेंगे किसका, टोटल शेयर्स माइनस शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय ट्रांसफरी कंपनी, इट्स नॉमिनी और सब्सिडरी। मतलब ट्रांसफरी कंपनी अगर आपने खुद ने या अपनी किसी सब्सिडरी या नॉमिनी के थ्रू आप उस कंपनी में ऑलरेडी 20,000 शेयर होल्ड करे हुए थे, तो आपको जो 90% देखना है बच्चों किसका देखना होगा, इस 80,000 का। तो 80,000 का 90% शेयर्स अगर आपको स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट के तहत 4 महीने के भीतर भीतर मिल जाते हैं, तो आप अगले 2 महीने के भीतर भीतर बाकी के जो बचे हुए शेयर्स है उनको एक्वायर कर सकते हो। क्या सर बाकी के बचे हुए सारे शेयर्स एक्वायर करने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। लॉ ने क्या कहा, कंपनी आप चाहो तो अगले 2 महीने में ट्रांसफरी कंपनी में गिव नोटिस टू एनी और ऑल द डिसेंटिंग मेंबर्स टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। दैट इज जो बाकी के 10% बच गए थे उनमें से सबको या कुछ के शेयर्स को खरीदने के लिए आप अपना इंटेंशन जाहिर कर सकते हो। पर ध्यान रखना, आपने जितने भी लोगों के शेयर्स खरीदने के लिए अपना इंटेंशन जाहिर किया, आप उनके शेयर्स खरीदने के लिए एंटाइटल्ड भी हो जाओगे और बाउंड भी हो जाओगे। दैट इज बाद में नहीं पलट पाओगे। अगर आपको 10% के खरीदना है 10% के खरीदो, 8% के खरीदना है 8% के खरीदो, 5% के खरीदना है उनके खरीदो। पर जिनको भी आप अगले 2 महीने में शेयर खरीदने का इंटेंशन जाहिर करोगे, आप उनके शेयर खरीदने के लिए एंटाइटल्ड भी हो और आपको खरीदने भी पड़ेंगे, बाद में पलट नहीं पाओगे। और जैसी आप उनको कह रहे हो जी लाओ अपना शेयर दो, वो तो डर जाएंगे, वो कहेंगे जी तो जबरदस्ती मेरा शेयर खरीद रहा है, पर जी बेचना पड़ेगा। पर आपको लग रहा है नहीं जी ये चीज तो ठीक नहीं है, तो लॉ ने कहा कोई दिक्कत नहीं है जी। जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि जी उनके साथ गलत हो रहा है, गलत तरीके से उनके शेयर खरीदे जा रहे हैं, तो आप एनसीएलटी के पास अपील फाइल कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपने अपील फाइल करी ही नहीं तो आपका शेयर ट्रांसफरी कंपनी के पास चला जाएगा, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपका शेयर ट्रांसफरी कंपनी का हो जाएगा। और अगर आपने एनसीएलटी के पास अपील फाइल करी तो या तो एनसीएलटी डिसेंडिंग के फेवर में ऑर्डर पास कर दे, पर अगर एनसीएलटी डिसेंडिंग के फेवर में ऑर्डर पास ना करे तो भी आपका शेयर ट्रांसफरी का हो जाएगा। दैट इज जितने भी शेयर्स 10% खरीदने के लिए ट्रांसफरी कंपनी ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, ये शेयर सब ट्रांसफरी के हो जाएंगे। दैट इज या तो आप शराफत से अपना शेयर उनको ट्रांसफर कर देना। लॉ कहता है जी अगर आपने शराफत से अपना शेयर उन्हें ट्रांसफर नहीं किया तो जो ट्रांसफरर कंपनी यहां पर है ना, वो ट्रांसफरर कंपनी क्या करेगी, आपका शेयर सर्टिफिकेट कैंसल्ड मान लेगी और आपके बिहाफ पर शेयर सर्टिफिकेट साइन करके ट्रांसफरी कंपनी को वो सारा शेयर ट्रांसफर कर देगी। और ट्रांसफरर कंपनी से जो ट्रांसफरी कंपनी पैसा रिसीव करेगी, वो पैसा आप ही का है, वो आपके ट्रस्टी की तरह होल्ड करके रखेगी। तो शेयर चला जाने के बाद आप कंपनी के पास जाकर अपना पैसा ले सकते हो। दैट इज लॉ ने क्या कहा कि ट्रांसफरी कंपनी शैल डिपॉजिट विद द ट्रांसफरर कंपनी कॉपी ऑफ द नोटिस, शेयर ट्रांसफर डीड एंड अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। और जो ट्रांसफरर कंपनी है वो सारे शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी के नाम में ट्रांसफर कर देगी अगले 1 महीने में, और जो सारा पैसा है वो उस मेंबर के ट्रस्ट की तरह होल्ड करके, ट्रस्टी की तरह होल्ड करके ट्रांसफर कंपनी अपने पास रखेगी। दैट इज यहां पर जबरदस्ती आपके शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी को बेच दिए जाएंगे। बताइए क्या ये पॉइंट क्लियर है? विनीत कह रहे सर दिस चैप्टर इज थोड़ा सा हैवी। विनीत आई हैव ट्राइड कि मैं इसको आपके लिए बहुत लाइट बना पाऊं, तो मैंने ये चैप्टर बहुत कोशिश करके 5-6 पेज, मेरे बहुत दिन एक्चुअली गए थे यहां पर कोविड के अंदर, मेरे को ध्यान है आज भी, जब कोविड था तब मैंने इस चैप्टर की समरी बनाई थी। टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ जी गुंजन, अपील वाला पॉइंट मैं बताने की कोशिश करता हूं। हमने क्या कहा जी, यहां पर सपोज ट्रांसफरी कंपनी है, मैं नाम लिख देता हूं एक्वायरर कंपनी, ज्यादा इजी रहेगा। एक कंपनी है एक्वायरर कंपनी और एक कंपनी है टारगेट कंपनी। एक्वायरर कंपनी ने टारगेट कंपनी के शेयर्स खरीदने की कोशिश करी, इसने एक ऑफर दिया इसके शेयर होल्डर्स को और 4 महीने के भीतर भीतर 90% शेयर होल्डर्स ने शेयर्स बेच दिए। तो अब लॉ ने क्या कहा, एक्वायरर कंपनी आप अगले 2 महीने के भीतर भीतर जो बाकी के 10% डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स बच गए, उनसे उनके शेयर्स खरीदने के लिए उन्हें नोटिस भेज देना कि जी हम आपके शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। आप ये नोटिस या तो सारे 10% को भेज सकते हो या इनमें से थोड़े को भेज सकते हो, पर आपने जिनको भी नोटिस खरीदा फिर तो आपको उनके शेयर खरीदने ही पड़ेंगे और आप खरीदने के लिए एंटाइटल्ड भी होगे, बाउंड भी होगे। सपोज हमने सारे 10% को भेजा, लाओ भी अपने शेयर बेचो, क्योंकि आप 10% रहोगे तो हम कंपनी ढंग से नहीं चला पाएंगे, आप परेशान करोगे हमें। तो जी हमने उनके शेयर भेजने के लिए नोटिस भेजा, तो जी यहां पर लॉ ने क्या कहा, डिसेंटिंग शेयर होल्डर अगर चुप रह गया, उसने कुछ नहीं कहा, तो जी इसका शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफरी कंपनी का हो जाएगा। पर अगर आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर और आप इस चीज से खुश नहीं हो तो लॉ ने आपको 1 महीने के भीतर भीतर एनसीएलटी के पास अपील फाइल करने का राइट दिया है।
अब अगर आपने अपील फाइल नहीं करी तो टारगेट कंपनी ऑटोमेटिकली आपका शेयर एक्वायरर को ट्रांसफर कर देगी। पर अगर आपने अपील फाइल करी तो जी अगर एनसीएलटी का ऑर्डर फेवर में आ गया तो ये सारा कुछ रुक जाएगा। पर अगर एनसीएलटी ने डिसेंटिंग अगेंस्ट वोट पास किया तो अगेन टारगेट कंपनी आपका शेयर एक्वायरर को बेच देगी, वो चला जाएगा उसके पास। और जो पैसा एक्वायरर से मिलेगा वो डोंट वरी, वो पैसा आप ही का है, अब बाद में जाके टारगेट कंपनी से मांग लेना, पर शेयर तो आपका सामने वाले का हो जाएगा जबरदस्ती। थैंक यू हर्षा, आई होप गुंजन दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए, तो ये आया बच्चों सेक्शन 235, और इसको हम 238 के साथ बस इसलिए लिंक करके पढ़ते हैं क्योंकि यहां पर हम जो ये नोटिस या सर्कुलर भेजते हैं उस सर्कुलर के अंदर हमें बस ये कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी रहती है, उसके रिगार्डिंग ये 238 आता है। ये आप पढ़ लेना, ये बस इतना कहता है जो सर्कुलर आप मेंबर को भेजोगे उसमें ये सारे डिस्क्लोजर देना और उसकी एक कॉपी आप आरओसी के पास फाइल करोगे। तो 238 में खास कुछ नहीं है, बस यही लिखा हुआ है। एंड फाइनली बच्चों इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन आ रहा है 236, और ये एक सेक्शन है बच्चों जो मैं कह रहा हूं जिसकी ड्राफ्टिंग में है एरर। अब ड्राफ्टिंग में क्या एरर है उस डिबेट में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, वो मैं आपको सारा रेगुलर बैच में समझाता हूं। यहां पर मैं थोड़ा सा समराइज करके या कंसाइज करके इसको समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाए तो ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव रहना, बिकॉज दिस सेक्शन इज अदर वे अराउंड थोड़ा सा ट्रिकी सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग में एरर है। ड्राफ्टिंग एरर ना होता तो फिर ट्रिकी नहीं था। सबसे पहली बात बच्चों 235 हमने पढ़ा, 235 कब लग रहा था? 235 तब लगता है बच्चों अगर कोई एक्वायरर कंपनी आज किसी स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रांसफरर कंपनी के 90% शेयर्स एक्वायर कर ले। पर यहां पर 90% में किसका देखना होता है? जो शेयर्स ऑलरेडी एक्वायरर के पास नहीं थे। तो मैंने आपको एग्जांपल क्या लिया कि अगर एक्वायरर कंपनी, उस कंपनी में टोटल 1 लाख शेयर थे, उसमें ऑलरेडी 20,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि जी आप 90% 1 लाख का देखो ना, आपको बचे हुए में से 90% शेयर होल्डर को तो कन्विंस करना ही पड़ेगा। दैट इज जो बाकी बचे हुए शेयर होल्डर है उनका 90% को कन्विंस कर पाओगे, तभी 235 के अंदर टेक ओवर पॉसिबल है। पर 236 किसी से डील करता है बच्चों? सबसे पहली बात बच्चों 236 आपका डील करता है एक्वायरर से। दैट इज यहां पर कोई कंपनी हो ये जरूरी नहीं है। तो अगर एक इंडिविजुअल भी सामने वाली किसी टारगेट कंपनी का शेयर एक्वायर कर रहा है तो वो 236 में आ सकता है। तो सबसे पहली बात 235 लगता है सिर्फ एक एक्वायरर कंपनी पे, एंड 236 लगता है किसी भी पर्सन पे, चाहे आप कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कोई और हो, एलएलपी हो, कोई भी। यहां पर हर टाइप का पर्सन कवर्ड है, आप कोई भी एक्वायरर हो सकते हो। और ये सेक्शन क्या कहता है जी? एक्वायरर अगर आपने टारगेट कंपनी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहां पर कोई स्कीम या अरेंजमेंट नहीं चाहिए, कोई 4 महीना नहीं है, अगर आपने उस कंपनी के धीरे धीरे कर करके 90% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली, मतलब आपने टुकड़ों में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे 90% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली, तो अब कहता है अब आप यहां पर रुक जाइए। जैसे ही आप 90% शेयर होल्डिंग एक्वायर करोगे, अब आपको यहां पर बाकी 10% को खरीदने के लिए अपना एक ऑफर देना पड़ेगा। दैट इज द मोमेंट यू विल बी एक्वायरिंग 90%, अब यहां पर आपको बाकी के 10% को खरीदने के लिए अपना ऑफर देना ही पड़ेगा। ऊपर वाले में बच्चों और नीचे वाले में क्या अंतर था? ऊपर वाले में मैं 90% ना 1 लाख का नहीं देख रहा था, वहां पर अगर मेरे पास ऑलरेडी शेयर थे वो साइड लाइन हो जाते थे और मुझे डिसेंटिंग जितने भी टोटल बचे हुए शेयर होल्डर है उनके 90% को कन्विंस करना पड़ता था। पर यहां लोग कह रहे हैं जी आप धीरे धीरे करके ना 90% पर पहुंच जाओ। जैसे ही आप 90% पर पहुंच जाओगे तो बाकी को 10% को एक्वायर करने के लिए अब आपको अपना एक ऑफर देना पड़ेगा, और क्योंकि आपके पास 90% है और उनके पास सिर्फ 10% है, तो आप अपनी मनमानी ना चलाओ। इसलिए लॉ ने क्या कहा, उनके अब के बाद आप जो शेयर्स खरीदोगे उसकी आप प्रॉपर वैल्यूएशन करवाना, और प्रॉपर वैल्यूएशन पर ही वो शेयर बिकेगा। मतलब आप यहां पर एक वैल्यूअर से रिपोर्ट ऑब्टेन करना, और जो भी वैल्यूएशन निकल के आएगी आप उससे कम प्राइस पर उनका शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर आपके पास 90% शेयर है तो आप कंपनी में अपनी चलाओगे, उनके साथ गलत हो सकता है। इसलिए लॉ ने क्या कहा, 10% का शेयर खरीदने के लिए आप ऑफर देना और आप एक प्रॉपर वैल्यूएशन के ऊपर ही उनका शेयर्स खरीदोगे। लाइकवाइज लॉ ने यहां पर माइनॉरिटी को भी राइट दिया कि माइनॉरिटी भी चाहे तो वो अपनी मर्जी से इस 90% वाले एक्वायरर को एक रजिस्टर्ड वैल्यूएशन के ऊपर शेयर बेच सकता है। तो यहां पर हम जैसे ही 90% एक्वायर करते हैं, बाकी के 10% को खरीदने के लिए मुझे यहां पर एक ऑफर देना पड़ता है और वो रजिस्टर्ड वैल्यूएशन पर ही खरीदा जाएगा। बस यहां पर बच्चों मैं एक सवाल जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो सवाल 1-2 बार पेपर में आया हुआ है कि सपोज एक्वायरर ने यहां पर 90% एक्वायर कर लिए और बाकी के जो ये 10% थे ना, ये अपना शेयर बेचने में आनाकानी कर रहे थे।
तो मैंने क्या किया, यहां पर बच्चों जो 10% शेयर होल्डर थे ना, 2 शेयर होल्डर्स में डिवाइडेड थे। दैट इज ये जो रिमेनिंग 10% शेयर्स थे ये 2 शेयर होल्डर में डिवाइडेड थे, मिस्टर ए एंड बी। ए के पास 8% शेयर था, बी के पास 2% शेयर था। ए को मैं पैसा देकर, एक्स्ट्रा पैसा देकर कन्विंस करने को तैयार हूं। मतलब मेरे को लग रहा है ए थोड़ा सा लालची बंदा है, इसको मैं अगर 2 लाख रुपए और दे दूंगा तो ये अपना शेयर कंफर्टेबली ट्रांसफर कर देगा। तो यहां पर बच्चों लॉ ने बस इतना कहा कि अगर आप बाकी 10% का शेयर खरीद रहे हो और उसमें से आपने कुछ लिमिटेड माइनॉरिटी को ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा कोई कॉम्पनसेशन पे किया है, तो वो एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन का प्रोपोर्शनेट बेनिफिट आपको रिमेनिंग 2% को भी देना पड़ेगा। इस सेक्शन पर आज तक बस यही एक सवाल है जो आया है कि जी अगर जो बचे हुए 10% हैं उनमें से कुछ शेयर होल्डर को आप एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन पे कर रहे हो, तो वो कॉम्पनसेशन सिर्फ आप उस एक्स्ट्रा को नहीं दे सकते, ये जो बाकी का शेयर होल्डर बच गया इसको भी आपको उस पैसे में से प्रोपोर्शनेट बेनिफिट पास ऑन करना पड़ेगा। मतलब ये एक्स्ट्रा 2 लाख ए अकेले एंजॉय नहीं कर पाएगा, ए को बी के साथ यहां पर पैसा बांटना पड़ेगा। बस ये एक छोटी सी बात है। तो बच्चों ये सेक्शन 236 मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश तो करी है, बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ लिटिल ट्रिकी सेक्शन बिकॉज यहां पर लॉ की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, यहां पर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। अब वो क्या पॉसिबिलिटी है उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, बट आई ट्राइड कि ये पूरा ही चैप्टर मैं आपके लिए समअप कर पाऊं। तो बाकी चैप्टर बच्चों बड़ा आसान रहता है, ये थोड़े से 235 एंड 236 थोड़े से ट्रिकी सेक्शन रहते हैं, तो इनका आप रिवीजन करते वक्त बिल्कुल एंड के लिए रखना कि बिल्कुल एंड में समय मिल गया तो एक बार देख के चले जाएंगे, एल्स यू में स्किप।